सामीन कराम, आप सुन रही हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट के लड़े गए मुकदमात के सिलसिले में एक दिलचस्प मुकदमे की रुदाद जिसका नाम है आतिश जन। ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैंने कहा, जो लोग वक्त ज़ाया करते हैं वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है, लिहाजा मैं इस किस्म की किसी कोताही का मुर्तकिब नहीं हो सकता। वक्त बड़ी जालिम शय है, मैं इस जालिम को नज़रअंदाज करके मजलूम की दादरसी नहीं कर सकता। बहरहाल मैंने बेनियाजी से कंधे उचकाए। जज ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। मैंने गर्दन को हल्का सा खम देते हुए कहा, फिर गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया। जाहिद साहब, मैंने कड़े तेवरों से उसे घूरा। इस्तगासा के गवाह महमूद का कहना है कि आपने वकूआ के रोज मुल्जिम फयाज को जाए वारदात के आसपास देखा था। जी हाँ, देखा था। वो अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोला। जाए वारदात के आसपास कहाँ देखा था? उसने बताया कि क्लिनिक वाली कसीरुल मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मुख्तलिफ दुकानें हैं। उन्हीं में एक मोहम्मदी कोल्ड स्पॉट है। मैंने मुल्जिम को वहीं देखा था। वो मोहम्मदी कोल्ड स्पॉट पर क्या कर रहा था? वो वहां मुझसे मिलने आया था। बहुत खूब, मैंने इस्तेहजाइया अंदाज में कहा। इसका मतलब है कि आपने उसे वहां बुलाया था? मैंने नहीं, बल्कि उसने मुझे वहां बुलाया था, जाहिद ने मजबूत लहजे में कहा। उसके लहजे में मजबूती बराए नाम ही थी। मैं उसके बुलाने पर वहां पहुंचा था। उस मुलाकात के बारे में मेरे मौकिल फयाज ने मुझे तफसीलन बताया था। उसके बाद के वाकयात से भी मुझे मुकम्मल आगाही हासिल थी, लिहाजा मैंने इस्तगासा के गवाह जाहिद को रगड़ा देते हुए कहा, जाहिद साहब, मेरे मौकिल ने मुझे बताया है कि आपने उसे खास तौर पर वहां बुलाया था। वो झूठ बोलता है, जाहिद ने जल्दी से कहा। हकीकत वही है जो मैं बता रहा हूँ। जाहिद साहब, मेरे मौकिल का कहना है कि आपने उसे किसी मुलाजमत के बारे में बताने के लिए वहां बुलाया था। मैंने बगौर उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा, मुल्जिम की मुलाजमत छूट जाने का आपको बहुत अफसोस था और आप जल्द अज जल्द उसे बरसरे रोजगार देखना चाहते थे। जैसे ही आपको किसी जॉब का पता चला, आपने उसे मुत्तला करने के लिए बुला लिया। माजी का रिकॉर्ड भी यही बताता है कि आप दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। मैं हैरान हूं कि आप अचानक मेरे मौकिल के दुश्मन क्यों हो गए। मैं कभी उसका दोस्त रहा हूं और ना ही अब मुझे उससे कोई दुश्मनी पैदा हुई है। वो भराई हुई आवाज में बोला, सच्ची बात यह है कि मुल्जिम ने उस रोज मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मोहम्मदी कोल्ड स्पॉट पर बुलाया था। मुझे इसकी बात सुनकर सख्त अफसोस हुआ था। कैसी ब्लैकमेलिंग मिस्टर जाहिद? मैंने चौंके हुए लहजे में सवाल किया। वो अपनी बात में तासुर भरने की कोशिश करते हुए बोला, मुल्जिम ने मुझे धमकी दी थी कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर उसे 10,000 रुपए दे दूं, वरना वो डॉक्टर कुदरतुल्लाह को मेरे करतूतों के बारे में बता देगा। किस किस्म के करतूत जाहिद साहब? मैं हैरत से उसे देखते हुए बोला। मुल्जिम का ख्याल था कि मैं क्लिनिक के मामलात में किसी बड़ी करप्शन में मुलविस हूं। उसने बताया, अगर मैंने उसे मतलूबा रकम फराहम ना की तो वो डॉक्टर कुदरतुल्लाह को मेरे खिलाफ कर देगा। मैंने कहा कि डॉक्टर कुदरतुल्लाह तो पहले ही पूरी तरह मुल्जिम के खिलाफ था, फिर वो इस बात पर क्यों कान धरता? ये तो मुझे नहीं मालूम। वो बेपरवाही से बोला, मुल्जिम ने मुझसे जो कुछ कहा मैंने आपको वो बता दिया। वो सरासर झूठ बोल रहा था, मगर मैं उसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। झूठे को उसके घर तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। मैंने इस्तफसार किया, जाहिद साहब, क्या आपने मुल्जिम का मुतालबा पूरा कर दिया था? मेरा मतलब है 10,000 रुपए की फराहमी वाला। मेरा दिमाग खराब नहीं है, वो बिगड़े हुए लहजे में बोला। मेरे हाथ साफ हैं। मैंने क्लिनिक के मामलात में एक पैसे की बदउनवानी नहीं की, इसलिए मुल्जिम की धौंस या धमकी में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने वाज़ेह अल्फाज में इससे कह दिया था कि वो जो कर सकता है कर ले, मुझसे एक भी पाई वसूल नहीं कर सकेगा। आपके इनकार पर उसने क्या रद्द अमल जाहिर किया था? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। वो मुझे डराने धमकाने लगा, खतरनाक और इबरतनाक अंजाम की धमकियां देने लगा, जाहिद ने तेज आवाज में कहा। उसने यहां तक कह दिया कि उसने मेरा नाम यूसुफ के नीचे लिख लिया है। पहले वो यूसुफ को मौत के घाट उतारेगा, फिर मेरी बारी आएगी। वो वो इस वक्त एक जुनूनी लग रहा था।
मुझे वाकई उससे खौफ महसूस हुआ और मैं चुपके से वहां से चला आया। बात खत्म करते ही उसने एक झुरझुरी सी ली और खौफजदा नजर से हाजरीन अदालत को देखने लगा। मैंने दिल ही दिल में उसकी अदाकारी को सराहा। वो बड़ी कामयाबी और ढिठाई से झूठ बोल रहा था। मैं हकीकत हाल से वाकिफ ना होता तो यकीनन उसकी अदाकारी से मुतासिर हो जाता। जाहिद को घेरे में लेने के लिए मैंने जो जाल बिछाया था, अब आहिस्ता आहिस्ता उसे समेटने का वक्त आ गया था। मैंने जिराह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, जाहिद साहब, आप रिसेप्शनिस्ट के बजाय कहानीकार होते तो ज्यादा कामयाब हो सकते थे। कहानीकार? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मैं आपका मतलब नहीं समझ सका। कहानीकार का मतलब है कहानी बनाने वाला। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, आप बेहतरीन कहानी बुनने की सलाहियत से माला माल हैं। उसकी हैरत मजीद बढ़ गई। उलझन जदा लहजे में बोला, मैंने कौन सी कहानी बुनी है? मैंने सख्त लहजे में कहा, इससे बड़ी कहानी और क्या होगी कि वकुआ के रोज आपके बुलाने पर मेरा मौकिल मोहम्मदी कोल्ड स्पॉट पहुंचा। आपने किसी जॉब के बारे में बताने के लिए उसे वहां बुलाया था। बातों बातों में उसने अपनी रकम का मुतालबा कर दिया, क्योंकि उन दिनों उसे रकम की सख्त जरूरत थी, और आपने कर्ज की वापसी के मुतालबे को ब्लैकमेलिंग के खाते में डाल दिया। फयाज ने इस सिलसिले में मुझे पूरी तफसील बताई थी। गवाह जाहिद, उसका लगभग 10,000 रुपए का मकरूज था। मैंने गवाह की जानिब उंगली से इशारा करते हुए कहा, आप कहानीकार नहीं तो और क्या हैं? उसके चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया, ताहम दूसरे ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया और थरथराई आवाज में बोला, कर्ज की वापसी? कौन से कर्ज की वापसी? वो कर्ज जो गाहे बगाहे तुम मेरे मौक्किल से लेते रहे थे। मुझे उसकी ढिठाई पर गुस्सा आ गया और मैं आपसे तुम पर उतर आया। मुलजिम के 10,000 रुपए तुम्हारी तरफ निकलते थे। मुश्किल वक्त में उसने तुमसे अपनी रकम मांगी तो तुमने उल्टा उसी पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगा दिया। बहुत खूब। ये झूठ है। मैं मुलजिम का एक पैसे का मकरूज नहीं हूं। वो तेज आवाज में चिल्लाया। लोहा गर्म हो चुका था और भरपूर चोट लगाने का वक्त आ गया था। गवाह जाहिद वाकयातन मेरे मौकिल का मकरूज था। इस सिलसिले में मैंने किसी गलत बयानी से काम नहीं लिया था, मगर गवाह दरोग गोई की इंतहा को छूने का ख्वाहां नजर आता था। मैं चंद लम्हे खोजती हुई नजर से उसे देखता रहा, फिर गंभीर लहजे में कहा, मिस्टर जाहिद, अब मैं तुमसे जो सवाल करने वाला हूं उसका बहुत सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि तुम्हारे जवाब से बाजी पलट सकती है। हीरो जीरो और जीरो हीरो की जगह ले सकता है। मैंने थोड़ा तवक्कुफ करके उससे इस्तफसार किया, क्या तुम तैयार हो? मैं एवर रेडी हूं, वो जल्दी से बोला। मैंने पूछा, एवर रेडी पिक्चर्स या एवर रेडी बैटरी सेल? वो कुछ ना समझे, खुदा करे कोई, की गुमाज आंखों से मुझे तकने लगा। मैंने सख्त लहजे में दरियाफ्त किया, मिस्टर जाहिद, वकुआ के रोज मोहम्मदी कोल्ड स्पॉट पर आप दोनों की मुलाकात कितने बजे हुई थी? दोनों से मेरी मुराद तुम और मुलजिम फयाज है। वो किसी रट्टू तोते की मानिंद झट से बोला, दोपहर 1 बजे। दोपहर 1 बजे। मैंने उसके अल्फाज दोहराए, फिर इस्तफसार किया, इसमें किसी कमी बेशी की गुंजाइश तो नहीं? बिल्कुल नहीं, वो कतियत से बोला। हम लगभग 12:30 बजे वहां पहुंचे थे और मैं ठीक 1 बजे वहां से रुखसत हो गया था। अलबत्ता मुलजिम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो वहां मजीद कितनी देर बैठा था। मैं उसे उसके हाल पर छोड़कर आ गया था। ठीक है। मैंने चंद लम्हे सोचने की अदाकारी की, फिर निहायत संजीदगी से कटहरे में खड़े इस्तगासा के गवाह जाहिद से मुखातिब होते हुए कहा, मिस्टर जाहिद, क्या तुम्हें मालूम है, कानून की किताब में शहादत पर कई सफ़ात मौजूद हैं। मेरा मतलब है कानून शहादत पर। होंगे? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, मैंने कानून की किताबें नहीं पढ़ी। मैंने बड़ी शफकत से कहा, कोई बात नहीं, कानून की किताबें ना पढ़ने पर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर मैं वकील इस्तगासा की जानिब मुतवज्जा हो गया। आपने तो यकीनन बारहा कानून शहादत के बाब का मुताला किया होगा। उसने असबात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, फिर तो आपको अच्छी तरह यह मालूम होगा कि जिस तरह किसी शहादत को छुपाना या बिगाड़ कर पेश करना जुर्म के जुमरे में आता है, बिल्कुल उसी तरह झूठी शहादत देना भी एक संगीन जुर्म है। हाँ, मैं ये तमाम कवानीन जानता हूँ, वकील इस्तगासा ने मुतजब्जब लहजे में कहा, मगर यहाँ इस जिक्र का मकसद कुछ समझ में नहीं आता। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मैं ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका मोअज़्ज़िज़ गवाह पे दर पे झूठ बोल रहा है। क्या मतलब?
वकील इस्तगासा ने चौंक कर मुझे देखा। मतलब तो आप अपने गवाह से पूछें, मैंने स्पार्ट से लहजे में कहा। वकील इस्तगासा जाहिद की जानिब इस्तफसारिया नजर से तकने लगा। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, गवाह लुकनत ज़दा आवाज में बोला। इस बदलती हुई सूरत हाल ने जज को भी उलझा दिया। उसने बराह रास्त मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बेग साहब, आप अपनी बात की जरा वजाहत करें। मैंने खनकार कर गला साफ किया और मजबूत लहजे में कहा, जनाब आला, वकुआ के रोज मोहम्मदी कोल्ड स्पॉट पर मुलजिम और गवाह की मुलाकात सुबह 9 बजे हुई थी। मुलजिम 9:30 बजे वहां से रुखसत हो गया। इसे अपने एक दोस्त कमर अली से मिलने हैदराबाद जाना था। वो वकुआ के रोज दोपहर 12:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हैदराबाद में मौजूद रहा। मैं इस वक्फे के दौरान में हैदराबाद में इसकी मौजूदगी के वाजिया और मुसद्दिका सबूत फराहम कर सकता हूं। और मैं एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, मैंने जो कुछ कहा उसकी गवाही कमर अली के अलावा एक और शख्स भी दे सकता है। मज़कूरा शख्स का नाम बिलाल अहमद है और वो यहीं कराची में रहता है। ये बिलाल अहमद कौन है? जज ने मुझसे इस्तफसार किया, और मौजूदा केस से उसका क्या ताल्लुक है? मैं जज की बढ़ती हुई दिलचस्पी को वाज़िया तौर पर महसूस कर सकता था। उसके सवालात के जवाब देते हुए मैंने कहा, जनाब आला, बिलाल अहमद मोहम्मदी कोल्ड स्पॉट का मालिक है, और वो इस हकीकत का गवाह है कि मुलजिम और गवाह वकुआ के रोज 9 बजे उसकी दुकान पर मौजूद थे। उसे उन दोनों की मुलाकात इसलिए भी याद रह गई कि खाने पीने का बिल अदा करने की गर्ज से गवाह जाहिद ने एक बड़ा सा नोट बिलाल अहमद को दिया था। बिलाल के पास वापस देने के लिए खुले नोट नहीं थे, और उसने वो बड़ा नोट ये कहते हुए जाहिद को वापस कर दिया था कि कोई बात नहीं, पैसे बाद में आ जाएंगे, तुम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हो। मैंने जरा तवक्कुफ करके वकील इस्तगासा, गवाह जाहिद और हाजरीन अदालत को देखा, फिर निहायत ही ड्रामाई अंदाज में कहा, जाहिद कहीं नहीं भागा, मगर उस रोज दोपहर 2 और 3 बजे के दरमियान किसी जालिम शख्स ने यूसुफ के सीने में साइलेंसर लगे रिवॉल्वर की 2 गोलियां उतारकर उसे जिंदगी की कैद से आजाद कर दिया। और मैंने एक्यूज्ड बॉक्स में खड़े अपने मौक्किल की जानिब इशारा किया, और इस कत्ल के इल्जाम में यह बेचारा कई माह से कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है, इस्तगासा की मेहरबानी से, जबकि यह शरीफ इंसान मज़कूरा रोज दोपहर 12:30 बजे से शाम 5 बजे तक हैदराबाद में मौजूद था। मेरी बात खत्म हुई ही थी कि वकील इस्तगासा के हलक से एक सरसराती हुई आवाज खारिज हुई। उस आवाज में इस्तजाब और इस्तराब की आमेजिश थी। उसने मुतजलजल और गैर यकीनी लहजे में दरियाफ्त किया, अगर मुलजिम 8 अक्टूबर की दोपहर और 3 बजे के दरमियान हैदराबाद में मौजूद था, तो फिर यूसुफ को किसने कत्ल किया? 8 अक्टूबर वही तारीख थी जब यह वकूआ पेश आया। मैंने वकील इस्तगासा के सवाल के जवाब में तंजिया लहजे में कहा, वकील इस्तगासा आप हैं जनाब, इस्तगासा के सरपरस्ते आला। ये बात आपसे ज्यादा और किसे मालूम होगी कि यूसुफ का कातिल कौन है? वकील इस्तगासा ने बेइख्तियार अपने गवाह जाहिद की तरफ देखा। मैंने चोट की, बिल्कुल दुरुस्त, आपकी निगाह सही सिमत में परवाज कर रही है। अगर आपकी निगाह का टारगेट कातिल नहीं है, तो वो इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई जरूर कर सकता है। मैं फिलहाल इस शख्स को कातिल का सुराग का टाइटल देता हूं। अदालत में मौजूद हर शख्स की नजर बशमूल जज की जाहिद पर जमी हुई थी। मेरे पै दर पै खतरनाक हमलों ने उसे बुरी तरह पछाड़ रखा था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो पहली फुर्सत में वहां से फरार हो जाता। जब वहां मौजूद सब लोगों ने इश्तबाह आमेज नजरों से उसे घूरना शुरू किया, तो उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। उसने दोनों हाथों से अपने सर को इस तरह थामा जैसे उसे बड़ी जोर का चक्कर आ गया हो। फिर वो सर को थामे थामे कटहरे के फर्श पर बैठ गया। स्टैंड से सिट पोजीशन में आने के दौरान में उसके लबों से जुदा होने वाली शिकस्ता पुकार को सब ने सुना, पानी। आइंदा पेशी पर मैंने जज की हिदायत के मुताबिक सफाई के गवाहान मोहम्मदी कोल्ड स्पॉट के मालिक बिलाल अहमद और मेरे मौक्किल के हैदराबादी दोस्त कमर अली को अदालत में पेश कर दिया। कमर अली अपने साथ 3-4 ऐसे अफराद को भी ले आया था जिनके साथ मुलजिम ने वकूआ के वक्त हैदराबाद में वक्त गुजारा था। उन सब अफराद की मोतबर गवाही ने मेरे मौक्किल फयाज की पोजीशन साफ कर दी। फयाज की शख्सियत कातिल के दायरे से बाहर आई तो जाहिद खुद ब खुद उस दायरे के अंदर चला गया। गुज़िश्ता पेशी पर उसने मेरे सवालात के जवाब में जो कुछ कहा था वो यकसर दरोग गोई पर मुश्तमिल था, लिहाजा जज ने तफ्तीशी अफसर को अहकामात सादिर किए
کہ وہ گواہ زاہد کو شامل تفتیش کر کے نیا چالان پیش کرے۔ زاہد جب پولیس کے ہتھے چڑھا تو اس کی چین بول گئی۔ پتھروں کو بولنے پر مجبور کرنے والا یہ محکمہ اپنی صلاحیت پر پورا اترا۔ انہیں زاہد پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ وہ کسی چٹانی پتھر کے بجائے ان کے لیے موم کا پتلا ثابت ہوا۔ پہلی ہی رات اس نے اقبال جرم کر لیا۔ یوسف کو اسی نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ دراصل اس نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر یوسف کے قتل کے جرم میں فیاض پھانسی لگ جاتا تو اس کے دونوں دشمن ٹھکانے لگ جاتے۔ ان دونوں کو راہ سے ہٹانا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ زاہد نے اقرار جرم کرتے ہوئے جو اقبالی بیان دیا، یہاں میں اس کا خلاصہ ضرور بیان کروں گا۔ واقعات کے مطابق مقتول یوسف کی کلینک میں آمد سے قبل ڈاکٹر قدرت اللہ نے زاہد کو بھی ویسا ہی مشن سونپا تھا جیسا بعد میں یوسف کے سپرد کیا گیا تھا۔ اسے اسٹاف کے دیگر افراد کے حرامی پن کی تفصیل تیار کر کے ثبوت حاصل کرنے تھے۔ کامیابی کی صورت میں انعام کے طور پر ڈاکٹر قدرت اللہ نے اسے ایک حسین و جمیل کروڑ پتی دوشیزہ سے شادی کرانے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ٹاسک تھا جیسا بعد میں قدرت اللہ نے یوسف کو دیا۔ زاہد ابھی کامیابی اور ناکامی کے درمیان میں ہی لٹکا ہوا تھا کہ یوسف اس کلینک پر ملازم ہو گیا۔ یوسف جب بہت جلد ڈاکٹر کے قریب ہو گیا تو زاہد کے کان کھڑے ہوئے، کیونکہ یوسف کی آمد کے بعد قدرت اللہ نے زاہد کو لفٹ دینا ختم کر دی تھی۔ زاہد کی فیاض سے واقعی اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی تھی۔ اس نے یوسف کے سلسلے میں فیاض کو ٹٹولا۔ فیاض اپنی کوشش سے یوسف سے یہ اگلوا چکا تھا کہ ڈاکٹر قدرت اللہ کسی امیر و کبیر لڑکی سے اس کی شادی کروانے والا ہے۔ جب یہ معلومات زاہد تک پہنچی تو وہ حسد کی آگ میں سلگ اٹھا۔ اس نے یوسف کو اپنا دشمن اول اور رقیب سمجھنا شروع کر دیا، جو اچانک وارد ہو کر ایک خوبصورت لڑکی اور بیش بہا دولت کے راستے میں دیوار کی طرح حائل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر قدرت اللہ نے اپنی دانست میں کام نکالنے کے لیے زاہد اور یوسف کو فردن فردن الو بنایا تھا، لیکن زاہد کے دل میں ایسا کانٹا چبھا کہ وہ یوسف کو جان سے گزارنے کے بارے میں منصوبہ بندی کرنے لگا۔ پھر خود بخود یہ موقع اس کے ہاتھ آ گیا۔ ڈاکٹر قدرت اللہ نے یوسف کی مہربانیوں کے طفیل فیاض کو نوکری سے برخاست کر دیا۔ فیاض نے جذباتی ابال میں آ کر یوسف کو قتل کی دھمکی دی اور زاہد نے اس زرعی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ فیاض کا وہ اچھا خاصا ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ اگر یوسف کے قتل کے الزام میں فیاض زندگی بھر کے لیے جیل چلا جاتا تو زاہد کو ان دونوں افراد سے نجات مل جاتی، لیکن تقدیر اس کی تدبیر پر مسکرا رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ زاہد نے وقوعہ کے روز فیاض کو خاص طور پر محمدی کولڈ اسپاٹ پر بلایا تھا تاکہ وقوعہ پر اس کی موجودگی کو ثابت کیا جا سکے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ فیاض اس سے ملاقات کے بعد سیدھا حیدرآباد چلا جائے گا۔ زاہد تو اس بات پر حیرت زدہ تھا کہ کس طرح بلال احمد بھی اس کے خلاف گواہ بن گیا۔ اس نے ایک بڑا نوٹ بلال کو دیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ بالآخر اس کا یہ عمل انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو وہ اسی نوعیت کی حماقتیں کرتا ہے۔ وہ فیاض کو 1-1:30 بھی محمدی کولڈ اسپاٹ پر بلا سکتا تھا۔ اس طرح جائے وقوعہ سے اس کی دوری ثابت نہ ہو سکتی، مگر زاہد نے انتہائی احتیاط برتتے ہوئے فیاض کو صبح بلا لیا۔ اسے یہ بات معلوم تھی کہ دوپہر کے وقت اکثر محمود کلینک کا پھیرا ضرور لگاتا ہے۔ وہ اپنی اور فیاض کی ملاقات کو محمود سے خفیہ رکھنا چاہتا تھا، اور محمود کے جانے کے بعد اس نے یوسف کو ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنا رکھا تھا، مگر اس کی یہی احتیاط اس کے لیے پھانسی کا پھندا بن گئی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں، آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل فیاض کو باعزت بری کر دیا تھا۔ میرے خیال میں اس سارے کھیل میں ڈاکٹر قدرت اللہ سب سے زیادہ قصوروار تھا۔ اس کی لگائی ہوئی آگ نے زاہد اور یوسف کو جلا کر خاکستر کر دیا اور فیاض بھی جھلسنے سے نہ بچ سکا، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے ڈاکٹر قدرت اللہ جیسے فتنہ پرور اور شیطان صفت افراد دنیاوی قانون کی پکڑ میں نہیں آتے، شاید اس لیے کہ قانون قدرت ان کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کیے بیٹھے ہوتا ہے۔ جب ایسے لوگ قہر خداوندی کی لپیٹ میں آتے ہیں تو کوئی ان کی شخصی ضمانت تک نہیں دیتا۔ دنیا کا کوئی وکیل ان کی وکالت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے مجرموں کی وکالت کون کرے گا؟ جو لوگ اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں ان کا کیس براہ راست اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ جب قدرت ان کا احتساب شروع کرتی ہے تو پھر کوئی بھی ان کی حمایت میں ایک لفظ بول کر اللہ کی دشمنی مول لینے کی جرات نہیں کر سکتا۔
अल्लाह हर शख्स को जुल्म और शिर्क से बचाए कि उसके नज़दीक ये नापसंदीदा तरीन फेल है।